Hello everyone, my name is Rahul Singh and my topic is the rise of French Revolution on the INS presentation. पहला टॉपिक है हमारा व्हाट इज़ द रिवॉल्यूशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन। द फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्टेड इन 1789 में होता है। ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन था, मतलब फ्रांस क्रांति भी कह सकते हैं हम इसे, जो कि मोनार्की, फ्रेंच मोनार्की को हटाने के लिए किया गया था, जो कि फ्रेंच के पीपल ने स्टार्ट किया था। इसके ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी 1774 में जब वॉर ख़त्म हुई थी, तब हमारे में लुइस 16 था उस समय का राजा। तो 3 एस्टेट्स में बटी थी। क्लर्ज, जो कि पहला आता है जिसमें होते हैं चर्च के मेंबर्स। सेकंड थी हमारी नोबल्स, जिसमें आते थे जैसे कि जो किंग एंड हिज फैमिली होती थी। थर्ड में आते थे कॉमनर्स। कॉमनर्स का मेन रीज़न था कि इसमें जो भी टैक्स होते थे सारे, जैसे कि फ्रेंच में जितने भी टैक्स थे, हर चर्च के जितने भी थे वो सब ये हमारे कॉमनर्स भी भरते थे, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड एस्टेट नहीं भरता था। इसमें आते थे जैसे फार्मर्स और बिजनेसमैन, लैंडर्स, जो ज़मींदार होते थे, ये सब आते थे, मैकेनिस्ट। तो इसमें ये क्या होता था कि पहले और सेकंड एस्टेट में वो भरते नहीं थे, जिससे थर्ड एस्टेट में एकदम से राजा का खजाना पूरा खाली हो गया था जब उस समय थे। तो और ये भी था कि जब टैक्स ना बढ़ा दिया गया था, क्योंकि मगर ये भी था कि जो 90% ऑफ द पॉपुलेशन थी वो हमारी कॉमनर्स थी, तो उन्हें लगा कि हम पे क्यों टैक्स भर रहे हैं, मगर हम पे 90% पॉपुलेशन है। मगर ज़मीन भी जो 90% थे उसमें से ज़मीन सिर्फ उनके पास 40% थी फ्रेंच की, बाकी सब इनके पास थी, क्लर्ज और नोबल्स के पास। तो हम आगे बढ़ते हैं। व्हाट वेयर द कॉजेज ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। मेन कॉजेज क्या थे इसके? सोशल कॉजेज, इकोनॉमिक कॉजेज एंड पॉलिटिकल कॉजेज। सोशल कॉजेज जो हमारा मेन था, द फर्स्ट एस्टेट, ये था कि पहला और सेकंड एस्टेट था वो कोई सा भी कर्ज नहीं भरता था। अब उन्हें जब थर्ड लोगों को पता चला कि हम ही वो टैक्सेस पे कर रहे हैं, तो उन्हें लगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, बल्कि सब इक्वल थे उस समय, मतलब इक्वल तो नहीं थे। तो फिर क्या हुआ कि जब थर्ड एस्टेट में मतलब एजुकेशन स्टार्ट हुई, तो वो एजुकेटेड पीपल थे, तो उन्होंने स्टार्ट किया कि ये सब जो एजुकेटेड थे, तो फिर उनने ना आवाज़ उठाई। तो पहले तो इतना था नहीं, फिर आई थी इकोनॉमिक कॉजेज। इकोनॉमिक ये थी कि जब पहले मान लो 10 लोग हैं, हम पे 10 लोग हैं और 10 सामान है, तो 10 के 10 खा लें। मगर अगर जब 10 से पॉपुलेशन 20 हो जाती है, तो 20 में भी 10 उतनी खाएंगे, मगर जो मेन लोग थे वो खा लेते थे, तो जो 10 के बच्चे थे वो भूख मारी गए। यही हुआ था कि जब द पॉपुलेशन ग्रो, पहले 23 मिलियन थी, मगर 23 से 28 मिलियन हो गई, जिसके वजह से 1789 में, तो 1789 में जब ये पॉपुलेशन बढ़ी, मगर सामान उन पे उतना ही था, जिसकी वजह से एक इकोनॉमिक कॉज भी हमें देखने को मिला था। फिर आया था हमारा पॉलिटिकल कॉज। पॉलिटिकल कॉज में ये था कि जब 1774 में लुइस 16 ने मोनार्क किंग का, फ्रांस का वो राजा था, पॉज कर लो, लुइस 16 को उस समय जो फ्रांस का राजा था उसे हम पपेट किंग भी नाम से पुकारा करते हैं, क्योंकि जब लुइस 16 था उसके पास एक भी खजाना तो बचा नहीं था, इसीलिए उसे ना पपेट किंग कहते थे। और ही फेस्ड, उनने ना ट्रेजरी जैसे उसके पास खजाना पूरा खाली हो गया था, क्योंकि पहले तो वॉर में उसने अपना सारा वो कर दिया था, और फिर वो अपनी नीडेड होती थी उसके पास अगर ख़त्म हो जाती, वो टैक्स बढ़ा के अपनी नीडेड पूरी करता था, जिसकी वजह से पॉलिटिकल कॉज आया। तो फिर हम अगला पढ़ेंगे द रोल ऑफ मिडिल क्लास। इसमें अब आएगा कि द रोल मिडिल क्लास का 18th सेंचुरी में क्या रोल था। तो पहले था मेजर पार्ट्स ड्यू टू राइज द अनदर सोशल स्ट्रेटम द मिडिल क्लास। अब यह है कि जब 18th सेंचुरी तक सब पढ़े लिखे हो गए थे, थर्ड एस्टेट भी, तो फिर हमारे में यह देखने को आया जो एजुकेटेड पीपल थे वो एक बार फिर मीटिंग बिठाई गई थी, वहाँ पे मीटिंग बिठाई जाती है। तो जब मीटिंग बिठाई गई तो इनने मतलब लुइस 16 ने मीटिंग बिठाई, जिसमें थर्ड एस्टेट तीनों के आने थे, मगर फर्स्ट एस्टेट में 300 पीपल आए, सेकंड में भी 300 पीपल आए, मगर उन्होंने कही कि हम 600 पीपल आए, तो वो 600 पीपल आए। तो उन्हें जब मीटिंग स्टार्ट हुई तो वो कह रहे थे कि सबको इक्वलिटी रखना चाहिए, मतलब ये अब मोनार्की खत्म करो, मगर वो माना नहीं, उनने बल्कि टैक्स और बढ़ा दिया, जिसकी वजह से हम ये यहाँ पे मिडिल क्लास। फिर उनने नए जो फिलोसफर थे उस समय के, फिजिक्स और जॉन क्लार्क भी थे एक समय उस समय, तो उनने एक अपनी बुक में बताया था कि ये ऐसा हो रहा है फ्रेंच में। तो फिर वहाँ पे उनने रिवॉल्यूशन किया, स्टार्ट हुआ। फिर आता हमारा
फेजेस ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। पहला फेज था मॉडरेट फेज 1789 टू 1792। इस समय तो मतलब अभी तक क्रांति स्टार्ट तो नहीं हुई थी, मगर उन्हें पता चल चुका था कि हमारे साथ हो क्या रहा है। फिर आता द रेडिकल फेज 1792 1794। इस समय तक उन्हें पता चल गया था कि हाँ हमें लड़ना चाहिए, मगर कोई अभी आगे आ नहीं रहा था। फिर आता कंजर्वेटिव फेज 1795 1799। इस समय क्या था कि इस समय कंजर्वेटिव फेज 1795 टू 1799। तो इस समय क्या हुआ था, इस समय मतलब क्रांति तो सबके अंदर थी मगर कोई उठने को नहीं था, मगर इस समय कोई एक आगे आया तो उन्हें लगा कि हम भी कुछ कर सकते हैं। फिर आया था नेपोलियनिक फेज, जिस समय पूरा सब कुछ खत्म हो चुका था और एक नेपोलियन का स्टार्ट हुआ था, द आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन। अब इसका क्या था, किसका हुआ क्या था, स्टॉप करो। बिगिनिंग ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्टेड एज मेंशन ब्लो। अब 5 मई 1789 को जब लुईस 16 असेंबली में स्टार्ट की थी पास, उन्हें प्रोपोजल बताया था कि नए फॉर्म्स ऑफ टैक्सेस, कि नए फॉर्म जो नए टैक्स हैं उनके बढ़ा दिए जाएंगे, तो जिससे अब थर्ड स्टेट को तो ज़्यादा फर्क पड़ेगा क्योंकि फर्स्ट और सेकंड को भरना नहीं पड़ रहा था। तो दे फाउंड तो फिर उन्होंने सोचा कि अब ना क्यों ना वोटिंग सिस्टम किया जाए, मतलब मोनार्की से हमें अब जैसे कि मोनार्की अब उनको अच्छी लगी तो उन्होंने सोचा कि डेमोक्रेटिक कर लिया। मगर जब लुईस 16 को ये मंजूर नहीं हुआ तो लुईस 16 ने उन्हें कही कि तुम अब, तो फिर ऐसे ही द आउटब्रेक निकला। थैंक यू सो मच।